हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 15 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उन पर आधारित 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से पहला समाचार है कोविड वायरस का नया वेरिएंट फ्लर्ट FLIRT नाम से ये थोड़ा चर्चित है और ये काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें इसको लेकर जो है द इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सप्लेनेशन लिखा है कि भारत में भी ये वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या ये वेरिएंट है, नया है तो क्यों नया है, क्या इसमें खास बात है, इसकी संक्रमण का कैसा लक्षण दिखता है, क्या खतरा है, ये आदि आदि देखेंगे कि चिंता का विषय है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा समाचार है कि भारत में हीट वेव की चुनौती और जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव का चुनौती या खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। एक वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूट करके एक संगठन है जो रिसर्च प्रकाशित करता है कि दुनिया में जो चरम या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उन पर जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव पड़ता है। उसने आज सुबह सुबह ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यहाँ का सुबह सुबह कल जहाँ प्रकाशित किया होगा, उसमें ये बताया है कि दक्षिण एशिया सहित भारत में हीट वेव की घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण जो देखी जा रही हैं उसमें 45 गुना ज़्यादा संभावना हो जाती है हीट वेव की आने को। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हीट वेव क्या है, भारत में क्या उससे खतरा हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा, आदि आदि। तीसरा जो समाचार है द हिंदू में है कि एक नागालैंड या कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ एक प्रमुख उग्रवादी संगठन है, अलगाववादी भी संगठन है, NSIM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ईसाक मूवी। हालांकि ये संगठन भारत के साथ जो है समझौते में है, युद्ध विराम के समझौते में है 1997 से, 2015 से सरकार के साथ ये आगे की वार्ता पे भी चल रहा है। लेकिन इसके म्यांमार और चीन मॉड्यूल ने मणिपुर के कुछ प्रतिबंधित मैती उग्रवादियों को भारत में घुसने के लिए और हिंसा फैलाने के लिए जो है वो मदद की है। ठीक है, अभी NIA की रिपोर्ट में ये बात आई है कि पिछले साल मई में जो 3 मई के बाद मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी, जिसमें कुकी जो समुदाय के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें 221 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों हथियार लूटे गए थे, उन सारे प्रकरण में ये भी देखा गया है कि ये NSCN-IM का जो है चीन और म्यांमार मॉड्यूल ने भारत में उसके प्रतिबंधित उग्रवादियों को घुसने में मदद की है। ठीक है, और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, कोरोना का ये वेरिएंट एक नया वायरस, इस वायरस का नया वेरिएंट जो है फ्लर्ट FLIRT है। नाम की वजह से ये ज़्यादा है, वैसे इसको KP.1 KP.2 बोल रहे हैं। और ये एक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा है पहले, यानी जो बहुत तेज़ी से फैला था डेल्टा के बाद, उसी का एक कह सकते हो कि सब वेरिएंट ही हैं। यानी इसके पहले KP1 KP2 KP.1 KP.2 के पहले JN.1 था, वो क्या था, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट था। तो उसके मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ओमिक्रॉन और उससे ही जुड़े हैं, और इसमें कुछ 2 उत्परिवर्तन है जिसके कारण इसका नाम FLIRT पड़ रहा है, निकनेम जो है इसका। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए, देश के जीनोम अनुक्रमण संघ एक एनास्कॉग द्वारा किए गए एक भारत में जीनोमिक निगरानी किया गया था, जिसमें 250 कोविड वायरस का उसके बारे में किया गया है। उसमें KP 2.0 नामक नया कोरोना वायरस वेरिएंट मिला है, जिसका निकनेम है फ्लर्ट, और यह अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में और यूनाइटेड किंगडम में पिछले नवंबर 2023 से ही प्रचलन में है, और भारत में ही ये देखा गया है। और ऐसे में जो 250 KP2 अनुक्रम देखा है, ये हमारे लिए जो है एक चर्चा का भी विषय है और एक चिंता का भी विषय है कि क्या ये चिंता बढ़ा रहा है या केवल इसके नाम की वजह से हम इसे थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि कोविड-19 वायरस का फ्लर्ट वेरिएंट क्या है। तो इसे KP.2 या KP.1 भी कह रहे हैं, भारत में KP.2 दिख रहा है या इसको फ्लर्ट वेरिएंट कह रहे हैं। ये वायरस के JN1 वेरिएंट, ये देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट वंश था उसी से ये जुड़ा हुआ है, उसी का एक उप संस्करण है। और ये जो नाम दिया गया है फ्लर्ट, KP के उपनाम को, इसमें एक्चुअल में 2 उत्परिवर्तन हुए हैं, FL और RT, 2 उत्परिवर्तन हुए हैं वायरस के अंदर।
वो ऐसे उत्परिवर्तन हैं जिसके कारण जो वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन इस तरह से चेंज हुआ है कि जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसको पकड़ता था और पकड़ के उसे उस जिस चीज़ को पकड़ के और उसे फिर वश में करता था या उसको समाप्त करने की कोशिश करता था, उसने ऐसा चेंज कर दिया है कि हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसको न पकड़ पाए। यानी हमारे शरीर के एंटीबॉडीज जो हैं कोरोना वायरस को लेके, उससे बचने का इसने रास्ता ढूंढा है वायरस। देखिए वायरस भी बड़े कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव के लिए हर आदमी कुछ करता है, तो ये वायरस भी सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ अपने अंदर परिवर्तन करता रहता है। तो जिस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं उस तरह से उत्परिवर्तन आता है। एंटीबॉडी डेवलप हुई तो इसने एंटीबॉडी से डेवलप अपने को बचने के लिए एक उत्परिवर्तन कर डाला अपने अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें दो उत्परिवर्तन हैं, FL और RT, इसी को जोड़ के नाम दे दिया गया है FL-IRT। एक्चुअल में ये ओमिक्रॉन का ही सब वर्जन है, उसका JN1 से ही वो है और उसी तरह के लक्षण भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इससे चिंता की विषय ये है कि ये जो सार्स कोविड-19 के कारण जो हमने एंटीबॉडी डेवलप की है, उस एंटीबॉडीज को ये धता बता देता है, उससे बचने का इसने रास्ता खोल लिया है। भारत में जैसे जीनोमिक डेटा जो INSA-CoG द्वारा किया गया है, उसमें 250 फ्लड जीनोम देखा गया, फ्लड के उसमें से आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र से हैं और ज़्यादातर मामले मार्च महीने में पाए गए हैं। ठीक है, हालांकि अभी भी JN1 वेरिएंट जो है भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है और देखा जाए तो इसमें जो आंकड़े हैं 14 मई तक के आंकड़े हैं, 667 कोरोना के संक्रमित हैं भारत में और एक की मौत भी हुई है, दिल्ली की ही मामला है। तो ये स्थिति है जिसमें से 250 ये मामले आए हैं। अब ये प्रश्न है कि फ्लड वेरिएंट क्या गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है? तो ऐसा उसकी विशेषताओं और इससे पिछले संक्रमणों से देखा गया है कि इसमें पिछले संक्रमण से बचने की क्षमता तो है, यानी जो इसका एंटीबॉडी से बच सकता है, यानी ये संक्रमण तो फैला सकता है। और चूंकि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है तो ओमिक्रॉन जितने तेजी से फैलता है उतनी ही तेजी से एक ये लहर भी बढ़ा सकता है। लेकिन पहले की तरह ही इसमें बुखार, खांसी, थकान, पचन संबंधी समस्याएं हल्की फुल्की ही रहेगी। और अमेरिका के चूंकि वहां पे ये थोड़ा ज़्यादा दिखा गया है पहले से ही, तो अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वर्तमान में ऐसे कई संकेत नहीं हैं जो बताते हों कि KP2 या जिसे हम फ्लड कर रहे हैं अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनेगा। यानी इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड ही लक्षण है। कई लोगों को तो साइलेंट लक्षण है, यानी और एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है, पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी भारत में बहुत सारे लोगों को कई चरण के कोरोना हो चुके हैं, पहले भी लक्षणों में सीरो सर्वे में भी दिखा गया है और इतने ज़्यादा लक्षण के बाद ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे कुछ और ज़्यादा करेगा। हाँ, ये देखिए कि चूंकि निश्चित रूप से ये संचरण दर बढ़ा सकता है और JN1 की तरह यह संक्रमण की लहर चलाने में भी संभव हो सकता है, लेकिन कोई गंभीर लक्षणों के बिना अधिकांश लोग खुद परीक्षण कराने की संभावना भी नहीं रखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी का पता भी नहीं चल पाएगा। हाँ, कोई लक्षण वाला आएगा तो उसमें देखा जाएगा। लक्षण क्या है? इसके कई ओमिक्रॉन पूर्ववर्तियों की तरह ही अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी गले से ऊपर के ही लक्षण दिखाई देगा, यानी गले में खराश रहेगा, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, नाक बंद हो सकता है, नाक बहने की शिकायत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, अनिद्रा की जैसे दिक्कत आ सकती है या पाचन तंत्र की भी समस्याएं इसमें देखी जा सकती है, स्वाद गंध नहीं आना भी इसमें देखी जा सकती है, कॉमन है। हालांकि इसमें इन लक्षणों वाले रोगियों के लिए अस्पताल में भर्ती हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति लगभग न के बराबर है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब वही है कि इसको लेकर क्या भारत में बूस्टर डोज और इस तरह की चीज़ें, देखिए भारत में जो अभी वैक्सीन हैं वो वैक्सीन जो ओमिक्रॉन या जो कह सकते हो कि म्यूटेटेड वर्जन है उनके लिए नहीं है, और वैसे भी इसमें म्यूटेशन ही हुआ है हमारे एंटीबॉडी को धता बताने के लिए। लेकिन नेचुरल जो है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन मतलब कह सकते हो कि कोरोना से इतने ज़्यादा लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं, वैक्सीन ने भी अपना असर किया है कि कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई बूस्टर आदि दोस्त डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोई इसकी चिंता की इतनी विषय नहीं है। हालांकि लोग इस पर ध्यान रख रहे हैं कि ये कहीं एक नया वेव के रूप में तो नहीं आ जाए। ठीक है, अब अगला जो हमारा है एक क्लाइमेट से, और क्लाइमेट की ही समस्याएं हैं कि हीट वेव की समस्याएं देखी जा रही है और ये हीट वेव की समस्या
जलवायु परिवर्तन के कारण और ज़्यादा गंभीर और प्रभावी होती जा रही है। ये कौन कह रहा है और क्यों चर्चा में है, आइए ज़रा देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो भारत सहित एशिया के कई हिस्सों में इस साल अप्रैल माह में रिकॉर्ड तोड़ तापमान और लू देखा गया था। लू को हीट वेव भी हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में लोकल लैंग्वेज में लू बोला जाता है, वैसे हीट वेव भी बोलते हैं। अभी इसको समझेंगे हीट वेव क्या होता है। और 15 मई को सुबह सुबह एक प्रारंभिक या कह सकते हो कि प्रीलिमिनरी अध्ययन आया था, जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने इन गर्मी की लहरों या हीट वेव को अधिक बार और अधिक तीव्र बना दिया है, यानी ज़्यादा इसकी संभावनाएं लगातार देखी जा रही हैं और इसकी तीव्रता भी यानी आने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कौन ये रिपोर्ट, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक समूह है जो विश्व भर में चरम घटनाओं को देखता है। उसके अध्ययन ने कहा है कि एशिया में चलने वाली हीट वेव जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक होने की इसमें संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण भारत सहित दक्षिण एशिया में हीट वेव होने की संभावना 45 गुना अधिक बढ़ जाती है और जो औसत तापमान है उसमें भी 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दिखाई दे सकती है। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। इसी तरह की ये जो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन है, ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया में देखती है कि चरम मौसम घटनाओं में क्लाइमेट चेंज का क्या है। इसने पिछले 2022 और 2023 के लिए भी इसी तरह की संभावनाएं व्यक्त की थी और जो हमने देखा था। भारत में लू या हीट वेव का प्रकोप क्या है, तो देखिए हीट वेव से आशय निश्चित रूप से तापमान से तो है ही, लेकिन तापमान के बढ़ने से ज़्यादा तापमान के बढ़ने में असमानता, यानी जो औसत तापमान है उसमें कितना वृद्धि होती, इससे महत्व रखता है। जैसे सपोज दैट कहीं का तापमान 45 डिग्री है, अब मतलब 40 डिग्री का वहाँ पे औसत तापमान चल रहा है। अब अगर वहाँ का कोई तापमान 42 डिग्री भी हो गया, 43 डिग्री हो गया, तो आप उसे हीट वेव नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं का औसत तापमान 35 डिग्री है या आप कह सकते हो कि 30 डिग्री है, वहाँ पे 35 डिग्री 37 डिग्री हो गया तापमान, तो कहा जाएगा कि वहाँ पे हीट वेव आई है। या 20 डिग्री तापमान है, 32 डिग्री हो गया, तो कहा जाता है हीट वेव चल रही है। हीट वेव को अमूमन जो भारत के संदर्भ में देखा जाता है या दुनिया के भी संदर्भ में कि जो औसत तापमान है, सामान्य एक होता है ना सामान्य तापमान, वहाँ से कितना ज़्यादा, लगभग 4.5 से 6-7% जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ के स्थानीय औसत तापमान से, तो ये कहा जाता है कि हीट वेव चल रही है। और देखा जाए, जैसे ये देख ही लिए हैं, इसमें देखा जाए तो भारत में गर्मियों के दौरान यानी अप्रैल मई के दौरान उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में लू या हीट वेव चलना काफ़ी आम बात है। हमारे यहाँ चलता भी है और इसका हमारे जलवायु मतलब मानसून के आने और उसमें भी काफ़ी मदद होता है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, कब आता है? अप्रैल मई में गर्मी आती है और चलता ही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण लू या हीट वेव अधिक लगातार हो रहा है, तीव्र हो रहा है और लंबे समय तक चलने वाला है। पिछले साल कई हिस्सों में देखा गया, यानी पिछले 2023 में कई हिस्सों में देखा गया कि फरवरी में ही हीट वेव आ गया। फरवरी में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में ठंडी रहती है, ठंडी का मौसम माना जाता है, मार्च तक ठंडी माना जाता है। फरवरी में ही औसत तापमान से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा तापमान आ गया था और तकनीकी रूप से वो हीट वेव चल रहा था और IMD वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि लू या हीट वेव तो हम जो है उसके फोरकास्ट करते हैं अप्रैल और मई में, ठीक है, और ये फरवरी में आ गया है। इसलिए ये इस बार देखा होगा कि IMD ने पहले ही हीट वेव की पूर्वानुमान पहले ही लगा दिया था ज़्यादातर राज्यों को लेकर। क्यों लगाया था वो अभी जब हम देखेंगे कि भारत में हीट वेव शमन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके देखेंगे कि उसके लिए लाया गया था। लू या हीट वेव का प्रभाव क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा तो प्रभाव डिहाइड्रेशन पे आता है। आपके शरीर का पानी समाप्त हो सकता है, ज़्यादातर समय पर रहने पर हृदय संबंधी स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं। और कुछ अध्ययन ये भी देखे गए हैं कि अगर खुले में गर्मी के अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो लोगों को एक क्रोनिक किडनी की भी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से वो व्यक्ति जो खुले में श्रम करते हैं, ठीक है, श्रम करते हैं, उनको पानी और इस तरह की कमी का क्रोनिक किडनी की भी समस्याएं बढ़ सकती है, ऐसा ILO भी अपने रिपोर्ट में देखा गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों और मौतों का डेटा अच्छी तरह से नहीं हमारे यहाँ तैयार था। हालांकि अब डेटा आ रहा है, लेकिन जो विभिन्न डेटा आते हैं, जैसे IMD देता है, NDMC नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देता है,
या एनसीआरबी के डेटा आते हैं तो इसमें डेटा में लेकर कई सारे मिसमैच हैं। लेकिन अब धीरे धीरे डेटा इसको लेकर हीट वेव से होने वाली मौतों को लेकर डेटा एकत्रित किया जाने लगा है और उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें भी दिखाई जो है दे रही है, क्योंकि उसके कारण जो है, जैसे उदाहरण कैसे कह रहे हैं कि डेटा में अंतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल एक संसद के प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें जवाब दिया था कि 2022 में गर्मी से केवल 33 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डेटा रहा होगा। लेकिन एनसीआरबी जो दिखा रहा है कि प्राकृतिक मौत के कारण, मतलब जो प्रकृति के कारण जो मौत होती है उसमें नेचुरल डेथ, उसमें आकस्मिक मौत जो होती है प्राकृतिक कारण, उसमें गर्मी के कारण बता रहा था कि 730 मौतें हुई हैं और वो डेटा बता रहा है 33। यानी कहीं ना कहीं डेटा को लेकर समस्याएं हैं, ये बातें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार किया जाना शुरू हो गया है। ठीक है, और इससे आईएमडी और एनडीएमए द्वारा जो डेटा एकत्रित करने और रखरखाव में बेहतरी हो रहा है, उसके बाद जो राज्य सरकारों द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जो हीट वेव एक्शन प्लान या हीट एक्शन प्लान अपनाया जा रहा है, उसके कारण गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ठीक है, मैंने अभी कहा था ना कि क्यों वो जारी कर रहा पहले, क्योंकि उसके आधार पे जिन राज्यों में उसका खतरा रहता है वहाँ पे हीट एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। ठीक है, और यानी उसमें कमी आई है, लेकिन एक और चीज़ें आ रही है कि कमी के बावजूद पुनः संख्या ज़्यादा दिख रही, तो वो अब बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं आईएमडी और एनडीएमए भी हीट वेव से जुड़ी हुई मौतों के आंकड़ा को एकत्र कर रहा है, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि अब हमारे यहाँ इससे प्रभावित लोगों के आंकड़ों को भी एकत्र करने की स्थिति सुधर रही है। भारत में लू या हीट वेव के शमन का प्रयास तो देखा जाए तो लू या हीट वेव के प्रति जो संवेदनशील जो राज्य हैं, तकरीबन 23 राज्यों में अब प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए एक हीट एक्शन प्लान या हीट कार्य योजना, गर्मी या ताप कार्य योजना लागू है। और उसके कारण जो क्या किया जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था करना है, मौखिक पुनर्जल, यानी अगर पुनर्जलीकरण हो रहा है यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ओआरएस घोल दिया जा सके, उसको मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। पीक आवर्स यानी एकदम के दौरान जो है स्कूल या कॉलेजों को बंद करने की बात की जा रही है। पार्कों और अन्य छायादार स्थानों तक पहुंच बढ़ाना है। इन सब सरल उपायों से, छोटे छोटे उपायों से मौतों की आंकड़े और बीमारियों का खतरा कम किया जा रहा है। सबसे अच्छा, देखिए गाँव में पहले कहा जाता था कि लू से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी पीते रहो, खूब पानी पियो। तो वो चीज़ें हैं कि ठंडा पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन शरीर को नहीं होना है और लू से बचो, ये बातें हैं। तो ये प्रयास करने से ये हो रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि ये जो प्रयास हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, संगठित क्षेत्रों में हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इस हीट एक्शन प्लान या राज्यों के कह सकते हो गर्मी कार्य योजना से बचे हुए हैं। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, खासतौर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हालांकि मेरा अपना अनुभव है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, कृषि आदि क्षेत्रों में वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वैसे ही वो गर्मियों के साथ वो अनुकूल हो जाते हैं। वो सुबह जाना काम करना पसंद करते हैं, शाम को करते हैं, बीच के समय वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और भी इस तरह के काम हैं, जैसे स्कूल कॉलेज तो आपने चलो पीक आवर में बंद कर दिया, लेकिन ऑफिसेस खुले रहते हैं और भी जैसे खेल कूद सहित ये सारी चीज़ें खुली रहती हैं, तो इन्हें भी अपने रेगुलेशन के दायरे में लाने की आवश्यकता है ताकि हीट वेव से बचाव हो सके। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि हीट वेव की बढ़ने की संभावना, जैसे ये बता रही है कि अगर जलवायु परिवर्तन नहीं होता तो भारत में जो अप्रैल में हीट वेव आई है, ये हीट वेव आती ही नहीं, यानी 45 गुना ज़्यादा है संभावना। यानी अगर नहीं भी, यानी अगर 10% भी रहेगी तो 450% यानी पक्का आएगी। ये किसके कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और 2022 में भी हुआ था, 2023 में हुआ है, अभी भी हुआ है। और 2023 देखा जाए तो भारत के लिए भी बहुत गर्म वर्ष था, दुनिया के लिए भी सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है। तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी ही, खतरा कम नहीं होगा। ऐसे में हीट एक्शन प्लान को अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक भी पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान इससे बचाई जा सके। ठीक है, अगला हम देखते हैं NSINIM के चीन म्यांमार मॉडल ने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों की मदद की है। देखिए, ये एक
न्यूज़ है द इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी द हिंदू में। इसमें ये बताया गया है कि एनआईए ने एक अपनी चार्जशीट जारी की है मणिपुर में हथियारों के लूट और वहाँ पे हिंसा को लेकर। उसमें ये देखा गया है कि नागालैंड का या कह सकते हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है खासतौर से अलग नागालैंड की मांग करने वाला जो है एक संगठन है NSIM, नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मूवी। यह इसका जो म्यांमार और चीन मॉड्यूल है उसने मणिपुर के कुछ प्रतिबंधित आतंकवादी या उग्रवादी समूहों को मणिपुर में हिंसा का फ़ायदा मणिपुर की परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करने और हिंसा भारत के विरुद्ध आतंकवाद को या उग्रवाद को फैलाने के लिए जो है इनकी मदद की थी कि वो वहाँ से म्यांमार से भारत में इन्फिल्टर कर सके। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो है केंद्रीय जांच एजेंसी है जो आतंकवाद और इस तरह की चीज़ों को जांच करने के स्पेशलाइज बनाई गई है। इसने एक आरोप पत्र में कहा है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मूवी NSIN ये एक प्रमुख उग्रवादी संगठन है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का, और ये एक अलग नागालैंड एक अलग नागा राज्य की मांग करता है। अभी उसको बाद में देख लेंगे। इसका एक चीन और म्यांमार मॉड्यूल है, यानी ये चीन और म्यांमार के सीमाओं में यानी भारत से बाहर भी ये काम करता है। उसने भारत को अस्थिर मणिपुर को अस्थिर करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ मणिपुर में मौजूदा जातीय शांति का फायदा उठाने के लिए भारत में घुसपैठ के लिए 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों को कैडरों को समर्थन दिया। ये मैतेई संगठन कौन है? देखिए, मणिपुर में जो मेन समस्या है वहाँ की 60% से ज़्यादा लगभग आबादी जो है मैतेई लोगों की है, और बाकी में कुकी जो एक जनजाति है उसमें से कुकी लोग भी हैं जो म्यांमार में है, उसका मिला जुला रूप है। और मिजोरम में जो मिजो हैं तो मिजो, कुकी, ये सब जो क्या ही एक वो रूप है। ये भी संख्या में है, और कुछ नागालैंड के जो है नागा लोग हैं। इसमें से मैती लोगों का नागा लोगों से और जो लोगों कुकी लोगों से जो है विद्रोह आपस में चलता रहता था, टकराव चलता रहता था। पिछले साल जो है 3 मई को एक घटना होती है जिसमें देखिए, इसमें देख ही लेते हैं कि 3 मई को होता है मणिपुर में आदिवासी कुकी जो लोगों और बहुसंख्यक मैती समुदायों के बीच में हिंसक संघर्ष होता है, जिसमें अब तक 221 लोगों की जान चली गई है, 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, और पुलिस शस्त्रागारों से 4500 से अधिक हथियार लूटे गए हैं, जिसमें से अब तक लगभग केवल 1800 हथियार ही हैं, यानी 2700 से ज़्यादा कह सकते हो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या अत्याधुनिक हथियार जो है इन उग्रवादियों के हाथ में है, मैतेई लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो इस परिस्थिति को बढ़ावा देने में, इस परिस्थिति को आगे बढ़ाने में NSCN-IM का जो है देखा जा रहा है। जबकि देखा जाए, अगर वहाँ की परिस्थितियों को देखा जाए तो मैतेई और नागा लोग भी लड़ते रहे हैं, मैतेई और कुकी, हालांकि खासतौर से कुकी और नागा लड़ते थे तो वो उनका जो है मैतेई समर्थन करते थे जो है कुकियों का, लेकिन कुकी और मैतेई लड़ रहे हैं। तो देखिए, नागा जो है, नागा से जुड़ा हुआ एक संगठन मैतेइयों को, मैतेई उग्रवादी संगठन जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन 2 को जो है क्या दे रहा है, भारत में कैसे बॉर्डर को क्रॉस किया जाए इसमें वो मदद कर रहा है। ठीक है, क्या मामला है? तो मामला देख लीजिए जो सामने आया है, एक आरोप पत्र कि पिछले साल जुलाई में ही गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के खिलाफ 7 मार्च को गुवाहाटी की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है, और इनमें विभिन्न सरकारी स्रोतों से लूटे गए प्रतिबंधित हथियारों, गोला बारूद के साथ प्रतिबंधी कुकी जो समुदायों को निशाना बनाकर हिंसक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के इरादे से आपराधिक साजिश रचने का इन पे आरोप है। यानी सरकार के, यानी देखा गया है कि ये लोग वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ड्रेस में थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के हथियार लूटे हुए थे, और इनके द्वारा ज़्यादा हिंसक घटनाएं देखी गई, क्योंकि लोगों को लगता था ना कि, इसीलिए आप देखिएगा कि मणिपुर में जो कुकी समुदाय हैं वो पुलिस को नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस ने वो किया, लेकिन जबकि ये देखा गया, हालांकि किया होगा, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन NIA कह रहा है कि ये लोग जब पकड़े गए थे उस समय भी इनके पास पुलिस से लूटे गए हथियार पकड़े गए थे अत्याधुनिक, और ये सब सिक्योरिटी फोर्सेस के ड्रेस में ही थे।
यानी ये जानबूझकर भारत के खिलाफ एक हिंसक आतंकवादी हमला कर रहे थे, भारत के एक समुदाय के खिलाफ। ठीक है, भारत में घुसपैठ का भी प्रयास इनके द्वारा किए गया, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी का मानना है कि म्यांमार स्थित NSIM ने चीन व्यापार मॉड्यूल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों कांगलेई आओल कानबा लूप KYKL और पीपुल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर PLAM को आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए उनके कैडरों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने और समर्थन देने के लिए किया गया। इसके बाद ये कैडर यहाँ पे आके लोकल यूथ को अपने यहाँ साथ करते हैं, उसमें से 80 से 90 संख्या की भर्ती करते हैं, हथियारों की लूट आदि होती है। तो कहीं ना कहीं जो 3 मई के बाद ये सारी चीज़ें देखी गई थी, उसमें जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भारत में दाखिल हुए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रमुख संगठन NSCN-IM का, उसका जो म्यांमार और चीन मॉड्यूलर है उसका योगदान है। आइए ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोहिबी गुट क्या है। तो देखिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो है 80 के दशक मतलब 80 में ही जन्म हुआ था एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की परिकल्पना। ग्रेटर नागालैंड में क्या है कि नागालैंड है, पूरा राज्य है, कुछ असम का हिस्सा है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, और साथ ही में सभी नागा बहुल क्षेत्र, उसमें कुछ मिजोरम का हिस्सा भी है, कुछ चीन का भी म्यांमार का भी हिस्सा है, कुछ चीन का भी है, जिसमें जहाँ तक नागा बहुल जो है नागा बहुल जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनको मिला के एक अलग देश बनाने की मांग है। यानी देखा जाए तो ये एक अलगाववादी आंदोलन है, उग्रवादी आंदोलन है, जो भारत से अलग होने की बात करता है। ठीक है, कई तरह के उग्रवादी आंदोलन होते हैं, जिसमें कुछ भारत के स्वतंत्रता के, भारत के अंतर अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, कोई अलग देश बनाने की मांग करते हैं, कोई अलग व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं। जैसे जो हमारे माओवादी हैं, वह अलग देश या अलग राज्य नहीं बना रहे, वो हमारे लोकतंत्र को छलावा बताते हुए यहाँ पे एक अलग व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं उल्फा है, या ये नागालैंड वाले जो ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, ये एक अलगाववादी उग्रवादी आंदोलन है जो भारत से अलग, या जम्मू कश्मीर का हो या खालिस्तानी हो, ये सब एक भारत से अलग राज्य देश बनाने की अपनी मांग करते हैं। ठीक है, कुछ और भी हैं जो अलग स्वायत्त राज्य के लिए मांग करते हैं, जैसे उसमें आप कुछ चर्चित नाम हैं जो देश के अंदर ही, सीमाओं के अंदर ही मांग करते हैं अलग राज्य के लिए। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। 80 के दशक में ये हुआ था, बाद में इसमें गुट बन गया था, इसाम मोहबी और खापलांग के साथ समझौता चल रहा है। इसाम मोहबी गुट ने भी हालांकि केंद्र सरकार के साथ 1997 में ही, कुछ कहीं कहीं 2001, जो भी मांग लो, उसी वर्ष 2000 के आसपास ही युद्ध विराम समझौता किया है। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस समूह के साथ एक राजनीतिक समाधान खोजने के लिए एक रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर हुआ था कि कैसे इसको शामिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब या तो शांति के रास्ते में आ गए हैं या आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ छिटपुट लोगों को। लेकिन ये गुट अभी भी एक चिंता का विषय बना है, क्योंकि इसकी जो मेन मांगे हैं वो अलग झंडा, अलग राज्य, इस तरह की चीज़ें, हालांकि उसको लेकर भी प्रयास हो रहा है। नागालैंड के जो पहले उग्रवादी समूहों में थे वो सब लोग मुख्य धारा में लौट गए हैं और उनका धीरे धीरे जनाधार बढ़ता जा रहा है। वो राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं, MP बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उनका लोगों से जुड़ाव बन रहा है। तो ये नेपथ्य में जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने, देखा जाए तो जिन संगठनों की इन्होंने मदद की है, उस संगठनों से ये कभी लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन भारत में कह सकते हो कि टर्मोइल करने के लिए, अस्थिरता बनाने के लिए ये उन्हीं संगठनों को ही मदद करते हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत विरोधी जो भी संगठन हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के पीठ खुजाने लगते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, और ये हमारे लिए चिंता का विषय और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी इसमें प्रश्नों पर देखते हैं। तो चर्चा में रहे कोविड-19 वायरस के फ्लड वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नए उत्परिवर्तन के साथ ओमिक्रॉन वंश का एक उपसंस्करण है। इसमें वायरस को एंटीबॉडी से बचाने वाले एक उत्परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है, भारत में हाल ही में दिखाई देने वाला कोविड-19 वायरस के फ्लड वेरिएंट का संक्रमण मुख्य रूप से शरीर के निम्नलिखित किस हिस्से में होता है। मुख्य रूप से बात है, ध्यान रखिएगा,
निचले श्वसन पथ में, फेफड़े में, यकृत में, ऊपरी श्वसन पथ में। ठीक है। तीसरा है, चर्चा में रहे हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव को उच्च तापमान से परिभाषित न करके तापमान में असामान्यताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है, गर्मियों के दौरान उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में हीट वेव चलना काफी आम है। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा है, चर्चा में रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक महुआ गुट के साथ भारत सरकार ने कब युद्ध विराम समझौता किया था? 1985 में, 1997 में, 2003 में, 2015 में। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पांचवा अंतिम प्रश्न है, भारत में हीट वेव के शमन के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के प्रति संवेदनशील मामले माने जाने वाले सभी 23 राज्यों में अब प्रतिकूल प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए हीट एक्शन योजनाएं लागू हैं। इसके तहत अपनाए गए उपायों से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है और कई शहरों में बीमारियों और मौतों को रोका गया है। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पर 4 विकल्प हैं, केवल एक है, केवल दो है, एक और वो दो, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग प्रश्नों के जवाब देंगे, कमेंट करेंगे, कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और बाकी थैंक यू और नमस्कार।